चल रहा है, गांधी जी के विचारों की कितनी जरूरत है? देखिए, आज हम लोग गांधी स्मृति में मणिभवन में आए हैं। गांधी जी 18 साल इधर रहे। गांधी जी के आदर्शों को लेकर इस देश को और दुनिया को आगे चलना है। गांधी जी से प्रेरणा लेकर के हमको काम करना है। देश में आज धर्म के आधार पे जो राजनीति चल रहे हैं, उनको गांधी जी की ओर देखना चाहिए। वो गांधी जी को समझना चाहिए, गांधी जी को पढ़ना चाहिए। देश में सहन और सहानुभूति के रास्ते पे आगे चलने के लिए हर नागरिक सोचना चाहिए। आपस में लड़ाई नहीं, आपस में भाईचारा बनाए रखने का काम होना चाहिए। अभी देखिए, अभी ईरान और इसराइल में जो चल रहे हैं दुनिया, ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज सारे देश में इसका चर्चा होने जा रहे हैं। उसके सामने हमको गांधी जी के आदर्शों को दिखा सकते हैं। गांधी जी ने जो अहिंसा के रास्ते पे देश को चलाया था, आजाद बनाया था, उस रास्ते पे हम लोगों को आगे चलना है। देखिए, गांधी जी को हर नागरिक आदर करता है, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए उनका काम क्या गांधी जी ने जो बताया हुआ रास्ते पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे। प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि वो अपने कार्यकाल में गांधी जी के आदर्शों को लेकर जा रहे हैं, नहीं जा रहे। वो नहीं, हमारे मत है कि वो नहीं जा रहे। वो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। वो उसको छोड़ना चाहिए। वो देश के लिए भलाई की बात नहीं है। देश को आगे लेके जाने के लिए काम यही नहीं है। फिलहाल तो महाविकास आघाड़ी में जगह को लेके बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है, कुछ नतीजे पे पहुंचे? देखिए, कल 2 दिन से हमारा चर्चा चल रहा है और आने वाले दिनों में चर्चा जारी रहेगा और महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव के मैदान में उतरेंगे। चुनाव कब होगा यही बात है। चुनाव लंबे अनाउंस करने के लिए क्यों डिले होते जा रहे हैं और कैबिनेट में 40 निर्णय लेते जा रहे हैं, बड़े बड़े वायदा कर रहे हैं। लोगों को मालूम है चुनाव की वजह से ये सब कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता इसके बारे में जानते हैं कि केवल चुनाव के लिए कैबिनेट ने ये सारे डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन कुछ भी इम्प्लीमेंट हो नहीं पाएगा क्योंकि चुनाव जल्दी से जल्दी अनाउंस हो जाएगा ना। सो जनता को ये मालूम है जितना भी उन्होंने कैबिनेट डिसीजन लेते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। उनके पास पैसा भी नहीं है, उनके पास समय भी नहीं है। ये तो जनता को गुमराह करने के लिए ये सब 2 दिन की मीटिंग चल रही है सर, लेकिन कई जगह ऐसी है जिस पर वाद विवाद हो रहा है, ऐसे भी पता चल रहा है। तो ऐसी कौन सी जगह आप बता सकते हैं? नहीं, ऐसे कोई वाद विवाद नहीं है। ये कि देखिए, तीनों पार्टी है, ये गठबंधन है, उसमें बातचीत से जरिए हम लोग सारे चीज को हल करके एक साथ मैदान में उतरेंगे और हमारी सरकार में। और अमित शाह जी ने भी बोला 2029 में हमारा सरकार बनेगा। वो तो 2024 का उन्होंने गिवन अप उन्होंने बोल दिया 2029 में बीजेपी की सरकार बनेगा। 2024 तो उन्होंने छोड़ ही दिया। तो हमारे देश की गृह मंत्री ने मान लिया हार, से क्या चाहिए? जिस तरीके से अमित शाह साथ एक पक्ष है फिलहाल, तो वो तो उनको सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। उनको उपेक्षित कर रहे हैं, उनको सड़क पे फेंकने का साजिश चल रहा है, उनको सोचना चाहिए। महाराष्ट्र में जैसे 2 पक्ष है, शिवसेना शिंदे में और राष्ट्रवादी अजित पवार, क्या उनको सोचना चाहिए। हमको क्या, हमारे इस पर बोलने की कोई जरूरत नहीं। उनको सीट का फॉर्मूला बीजेपी ऐसा ही करते हैं, उनके साथ जो लोग देते हैं उनको फिर बाद में उसको इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। वो इनका काम है। अब दिल्ली में भी यही काम कर रहे हैं, वही महाराष्ट्र में भी। लेकिन हम लोग महाविकास आघाड़ी एक साथ काम करेंगे और सरकार बनाएंगे। सर, प्रधानमंत्री ने कल कहा है हरियाणा में कि 2000 इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसके समय सिर्फ जो दलाल है वो मालामाल हुए हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? ठेकेदार और देखिए, पिछले 5 साल में हरियाणा में क्या हुआ?
कितना घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री को चेंज करना पड़ा 6 महीने के जो उनका जो कार्यकाल पूरा होने के पहले 6 महीने के बाद चीफ मिनिस्टर को क्यों चेंज किया। इतना ज्यादा घोटाला हुआ। अभी हरियाणा के लोग कांग्रेस को साथ देगा, कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाएगी। हमारा नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो पदयात्रा किया, इसका लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, वो परिवर्तन हरियाणा में भी होगा, महाराष्ट्र में भी। राहुल गांधी जी की कितनी रैली या फिर सभाएं हैं? नहीं, राहुल गांधी जी अब 4 तारीख और 5 तारीख को लखनऊ में आए। विस्तार में ये बताएंगे क्या कार्य कैसे करेंगे आप भी काम फिर बताओ आप। ठीक सतत महाविकास बैठका होत आहेत. काही एकमेकावरती तिन्ही पक्ष आलेले आहेत का? जागा वाटपात आता मला असं वाटतं की वारंवार महाविकास आघाडीलाच या सगळ्या प्रश्नाला टार्गेट केलं जातं असं मला वाटतं आहे. महायुतीमध्ये किती गडबडी आहे त्याच्यावर चर्चा नाही, त्यांचा मुख्यमंत्री कोण बनणार आहे त्याच्यावर चर्चा नाही आहे. त्यांनाही थोडंसं विचारा त्यांचा मुख्यमंत्री कोण राहणार. त्याच्या नेतृत्वात ऑलरेडी तो मुख्यमंत्री त्या नेतृत्वात लढणार. नंतर काय, आखरी महाविकास आघाडी आणि महायुती या 3 पक्षांनी तयार झालेले संघटन आहे आणि या सगळ्या याच्यामध्ये अलायन्स म्हटलं की हे सगळे प्रश्न चालत राहतात आणि त्याच्यामुळे आम्ही थोड्याच दिवसात आमच्या जागा वाटपाचे फॉर्म्युले तयार होतील. आम्ही तुमच्या समोर येऊ आणि आम्ही त्या ठिकाणी आमचं जे काही वाटप होईल ते आम्ही तुम्हाला सांगू. किती जागांवरती महाविकास आघाडीचं नाही, कुठेही अडलेलं नाही. आखरी प्रत्येक जागेवर चर्चा करावं लागतं आणि त्याच्या आधारावर कोणाचे कॅन्डिडेट कुठे चांगले निवडून येऊ शकतात ही त्याच्यातली महत्वाचा भाग असतो आणि म्हणून त्या थोडा वेळ लागतो. सध्या आपण पाहतो तर महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहे. 2 दिवसाच्या महाराष्ट्र दौऱ्यात ते संपूर्ण अभियानाचा आढावा घेताना पाहिला. जेवढे अमित शहा आणि मोदीजी महाराष्ट्रात येतील त्याचा फायदा महाविकास आघाडीलाच होणार आहे. कारण की ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्राला गेल्या 10 वर्षात लुटण्याचं पाप नरेंद्र मोदीच्या सरकारने दिल्लीत बसून केलेलं आहे आणि सगळं महाराष्ट्राला गुजरात धार्जनी करण्याचं जे पाप केलेलं आहे ते महाराष्ट्राची जनता कधीच मान्य करणार नाही. आणि भ्रष्टाचारामधलं अगर आपण गिनती लावली प्रत्येक राज्याची तर सगळ्यात भ्रष्टाचारातलं कोणतं राज्य असेल तर भ्रष्टाचारी राज्य महाराष्ट्रातलं हे महायुतीचं सरकार आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये आज जे काही घटना आपण पाहतो आहे, कर्मचाऱ्यांचे पगार होत नाहीये, राज्यामध्ये सगळीकडे गड्डेच गड्डे आहे, शेतकऱ्यांचं झालेल्या नुकसानची भरपाई अजूनपर्यंत मिळालेली नाही आहे, तरुण रस्त्यावर भटकत आहे, महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढवली जाते आहे. हे सगळे प्रश्न आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. कधी नव्हे एवढे प्रश्न जनतेसाठी निर्माण करून ठेवणारं काम या सरकारने केलेलं आहे. त्याचे परिणाम आपण सगळे बघतो. अमित शहा असं म्हणतात की 2029 मध्ये भाजपचे तेव्हा 2029 ठीक आहे ना, 29ला वेळ आहे, इथपर्यंत काय होतं ते बघू. पण 2024 मध्ये ते जिंकू शकत नाही असं त्यांनी मान्य केलेलं आहे. त्यामुळे तो भागच नाही. महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल तर सत्तेमध्ये बसलेल्या लोकांना लोक रस्त्यावरही फिरू देणार नाही अशी परिस्थिती आज महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे देशाचे गृहमंत्री आहेत, त्यांचा जो सगळा रिपोर्ट असेल आणि त्या आधारावर त्यांनी ते वक्तव्य केलं असेल. मूळ प्रश्न, महाविकास आघाडी 288 जागेवर लढणार आणि जवळपास 200च्या वर जागा या महाविकास आघाडीला आपल्याला मिळताना पाहणार आपल्याला दिसेल आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या जनतेने प्रण केलेला आहे की जी महाराष्ट्रातली गुजरात धार्जनी जी सरकार आहे, शिवद्रोही सरकार आहे, महाराष्ट्रद्रोही सरकार आहे, या सरकारला सत्तेतून बाहेर काढणं हा महाराष्ट्राच्या जनतेचा हा मानस आहे. आणि त्याच्यामुळे एक मोठा बदल, परिवर्तन साधं नाही होणार आहे, मोठं परिवर्तन महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळणार. दुसरीकडे एक महत्वाचा प्रश्न होता. निवडणूक आयोगाकडे आपण यांच्याबाबत तक्रार केली
बघू आता आचारसंहिता लागल्यानंतर सगळे धागेदोरे निवडणूक आयोगाकडे जातात. त्यावेळेस निवडणूक आयोगाने ज्या काही सूचना राज्य सरकारला केलेल्या आहेत आणि अन्य निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रेसमध्ये पण त्यांनी सांगितलं की राज्य शासनाने तातडीने कारवाई कराव्या. नाही केलं तर निवडणुकांच्या जेव्हा आचारसंहिता लागेल त्यावेळेस सगळे सूत्रच आयोगाकडे जातात. त्यावेळेस हे सगळ्या कारवाई होतील. एक बार हिंदी में बता दीजिए, अमित शाह का मुंबई दौरा था, विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से दौरा बढ़ा जा रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं महाराष्ट्र आघाड़ी को, क्या इससे देखो अमित शाह और मोदी जी ये बार बार महाराष्ट्र में आए. उनको पता है कि जो गए 10 साल से महाराष्ट्र को उन लोगों ने एटीएम बना के रखा. महाराष्ट्र को लूटकर गुजरात को ले जाने का काम इन लोगों ने किया. इस बार उनके मंसूबे पूरे नहीं हो गए और उनकी चिंता अमित शाह जी को भी है और नरेंद्र मोदी जी को भी है और इसलिए अपना एटीएम बंद ना हो वो चिंता है. महाराष्ट्र के विकास की उनको चिंता नहीं थी और ना ही रहेगी. और मुझे लगता है कि वो एटीएम बचाने के चक्कर में वो लोग महाराष्ट्र में आते हैं और जितनी बार महाराष्ट्र में वो आएंगे उतना ही महाविकास आघाड़ी को फायदा होगा. अभी नहीं, चर्चा चल रही है और चर्चा से उसमें रास्ता बनेगा. जब चुनाव डिक्लेयर हो गए तब तक हम लोगों के सीट शेयरिंग का इश्यू क्लोज हो. कोई मतभेद नहीं है. ऑलरेडी हर सीट पे डिस्कशन करके कि कौन से दल को सीट देने से वहां जीत के आ सके उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं. इसलिए थोड़ा समय लगेगा. महाविकास आघाड़ी करके 288 सीटें लड़ेंगे. नाना अंबानींनी काल मातोश्रीवर आधी भेट घेतली, त्यानंतर त्यांनी वर्षा निवासाला सुद्धा भेट घेतलेली आहे. निवडणुका तोंडावर कशाला आठवतीने आणि अशातल्या गाठीभेटी वाढत आहेत. तेजस ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली मातोश्रीवर आणि वर्षावर सुद्धा त्यांनी लगेच त्यानंतर जाऊन भेट घेतली. कसं पाहता येईल? बघा कसं आहे, या सरकारने ज्या लोकांना फायदे मिळवून दिलेले आहेत हे उद्योगपत्यांचं सरकार केंद्रातलं आणि राज्यातलं यांच्या घरी मग उद्योगपतीच जाणार ना. त्यामुळे त्याला काही नवीन हा विषय नाही आहे. शाही 2 अक्टूबर है, आज कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी को जो है अभिवादन किया गया. आपको क्या भूमिका है आपकी और किस तरीके से राज्य में परिस्थितियां चल रही है उसको किस तरीके? बिल्कुल, आज हम यहाँ पे नतमस्तक होने आए हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सामने. आज मणि भवन में हम लोग सुबह के भजन के गाना गाए और हम यही बताना चाहते हैं कि जो महात्मा गांधी जी ने हमें रास्ता बताया है सच का, अहिंसा का और सद्भावना का, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज की परिस्थितियों में हम उस रास्तों को भूलते तो नहीं जाते हैं, पर वो रास्ता इतना मजबूत है कि कोई कितना भी उसको तोड़ने की कोशिश करे टूटेगा नहीं. और मैं देख रही हूँ कि आजकल इतना विभाजन करने की बातें हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ जो जिस स्तर पर जाके बातें हो रही है, सामाजिक सलोखा बिगाड़ने के लिए कुछ लोग लगातार बात कर रहे हैं. ऐसे समय में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो रास्ता उन्होंने सिखाया है, जो सच का रास्ता, अहिंसा का रास्ता, सद्भावना का रास्ता, वो वापस हम लोगों तक लेके जाने का काम कर रहे हैं. आज दोपहर को भी 3 बजे जो है हुतात्मा चौक से लेके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्टैचू तक जो है वो तुषार गांधी जी उसका जो है वो हमारे साथ में आने वाले हैं. और हमारा मुद्दा वही है, हम 2 ही मुद्दे पे जा रहे हैं. एक जा रहे हैं कि कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए, लोगों के बीच में प्यार होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए और महिला सेफ्टी, ये हमारा एक सेकंड इशू है. बिकॉज आपको भी पता है कि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे महिलाओं के हिंसाचार में, अत्याचार में है. तो वो 2 इशू लेके हम लोग जाने वाले हैं. हम लोग रैली कर रहे हैं दोपहर को और मैं यही अपेक्षा करती हूँ, आज उनको नतमस्तक होने आई हूँ और जो विचार उन्होंने दिए हैं, जो सद्भावना की भावना उन्होंने पैदा की है, वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और मजबूत हो जाएगी. सरकार लाडली बहन योजना चला रही है और महाराष्ट्र में जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है. किस तरीके से? देखिए, ऐसा है कि सरकार एक जगह पे लाडली बहन की बात कर रही है. देखिए, हमने भी कर्नाटका में, तेलंगाना में योजना जो है वो की है और हमने जब हमारा न्याय पत्र निकला था उसमें भी 8,000 रुपया देके हर महिला को लखपति करने की बात की थी. सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि वुमेन सेफ्टी आज बहुत बड़ा मुद्दा है. हमें कहना चाहिए कि अत्याचार, अन्याय महिलाओं के खिलाफ को 0 टॉलरेंस होगा. लापता लेडीज के माध्यम से हमने एक आवाज और गुहार लगाई है कि 64,000 महिलाएं हर साल
इस साल 64,000 महिलाएं जो है वो गुम हुई है। और सबसे बड़ी बात है वो कहाँ गायब हुई है उसका कुछ पता नहीं है। अभी आपको मिलना चाहती हूँ कि 9 महीने में लगभग 1300 महिला ये नागपुर में से गायब हुई है। और सबसे ज्यादा महिला जो गायब हुई है वो ईयर 2016 से लेकर 2018 है और सबसे ज्यादा हुई है 91,000। तो ये महिलाएं जाती कहाँ है? इसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार को लेनी चाहिए, होम मिनिस्टर को लेनी चाहिए। तो लापता लेडी जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर हम बार बार लगातार बात कर रहे हैं और हम यही कह रहे हैं कि 64,000 महिलाएं गायब हुई है तो कहाँ हुई है इसका सरकार ने मालूमात देनी चाहिए और सरकार ने इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है राज्य के लिए, क्योंकि बच्चों के इसमें भी आप देखोगे लड़के लड़के के मामले में तो भी देश में हमारा नंबर 1 है अत्याचार के मामले में। यह कहीं ना कहीं हमें सोच पे पैदा करने वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज महात्मा गांधी जी की, राष्ट्रपिता जी की जयंती के अवसर पे आज हम एक प्रण ले कि हम महिलाओं को सुरक्षित माहौल देंगे। विधानसभा चुनाव कुछ समय में होने वाले हैं, महाविकास आघाड़ी की लगातार बैठक चल रही है, क्या कुछ जो है बैठक में चर्चा हुई है, कोई ऐसी चीज है जिसको लेकर मतभेद नहीं, है? बिल्कुल नहीं ऐसा। हमारी चर्चा अच्छे दिल से संयम से चल रही है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में हम जल्दी आपके सामने आएंगे और सोल्यूशन जितने हमारा फॉर्मूला होगा वो बताएंगे। क्या एक सीट पर 2 उम्मीदवारों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। थैंक यू।